तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और गणित को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा नया चैप्टर, हमारा नया अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब पहले तो अपन इस चैप्टर को करें, या इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या अवधारणाएं हैं, इनके बारे में बात करें। पहले इस चैप्टर में जो भी नाम आ रहे हैं, जो भी शब्द आ रहे हैं, उनके बारे में पहले जानते हैं, ताकि अगर थोड़े से बेस क्लियर नहीं हो तो कम से कम जो अपन आगे बढ़ें तो इनके बारे में पूरी तरह से पता हो। सबसे पहले बात करते हैं दो चर, टू वेरिएबल। बेटा वेरिएबल क्या होते हैं, चर राशि क्या होती है? गणित में चर यानी वेरिएबल उन्हें कहते हैं जो अपने मान परिवर्तित कर सकते हैं, चाहे वो समय के साथ करें या परिस्थिति के साथ करें। जैसे मान लो आप बचपन में, जैसे अपन मान लेते हैं 5 साल की उम्र जब आपकी थी, उस समय का समय ले लेते हैं आप, है ना। अब आपकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो एक वेरिएबल है, वो एक चर राशि है। क्यों? जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, आपकी हाइट भी क्या होती गई, बढ़ती गई। वेट भी मान लो, भार भी क्या है, चर राशि, भार भी क्या है, चर राशि। क्यों? समय के साथ साथ, है ना, खान पान आपका बढ़ने के साथ साथ आपका जो वजन है, जो आपका भार है, वो भी क्या होता गया, वेट जो है वो बढ़ता गया, है ना। आप कहीं जॉब करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो सैलरी जो पहले साल थी, नेक्स्ट ईयर क्या होगी, बढ़ेगी, उसे नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगी। किसी समय अगर काम खराब कर दिया तो घट भी सकती, बट हम आशीर्वाद ये देंगे सैलरी घटे नहीं, आपकी लगातार बढ़ती रहे, दिन दुनी रात चौगनी आप उन्नति करते रहें। तो लॉजिकली बात क्या आई, गणित में चर राशि कौन है, मैथमेटिक्स में वेरिएबल कौन है? जो समय के साथ, परिस्थिति के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ जो उनके मान बदलते रहते हैं, है ना, जिनके मान बदलते रहते हैं, वो कहलाते हैं अपने वेरिएबल, कहलाते हैं अपने चर राशि। पहली बात तो यही। अब चर राशि पता लग गई, तो हमने तो कहा दो चर, हमने तो कितने कहा, दो वेरिएबल। अब जब दो वेरिएबल की बात करते हैं तो नॉर्मली अपन लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल कौन से लेंगे, एक्स लेंगे और क्या लेंगे, वाई लेंगे। क्या लेंगे अपन, वाई लेंगे। तो ये अपने इस चैप्टर में खास तौर से क्या रहेंगे, अपने चर राशि रहेंगे, ये अपनी चर राशियां रहेंगी। और आपको सिखा दिया गया है चर राशियां क्या हैं, वे मान गणित के अंदर जो समय के साथ या परिस्थिति के साथ अपना मान बदलते रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, चर राशि बोलते हैं। अब नॉर्मली आप पाओगे मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड मानक बुक्स हैं उनमें एक्स और वाई लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कहीं दो चर राशियां आपको ऐसी लिखी मिल जाएं कि भाई किसी का प्यार अगर एक्स से ही हो, है ना, किसी का प्यार अगर एक्स से ही, कि एक्स ही अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, दो चर क्या बन जाएंगे, x1 कॉमा क्या x2, तो ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए तो घबराए नहीं। ऐसा हो सकता है कि मान लो दो चर क्या आ जाए, y1 कॉमा y2, कोई तकलीफ नहीं है। तो चर जो है जनरली अपन एक्स वाई लेते हैं, कहीं अगर x1 x2 आ जाए या y1 y2 आ जाए तो तकलीफ वाली बात नहीं है। तो पहले तो अपन ने बात किसकी की, चर राशि की। पहले अपन ने किसकी बात की, चर राशि की बात की, दो चर की बात कर ली। शो कैसे करेंगे? अब जो इसमें एक लाइन आ रही है वो क्या है, रैखिक समीकरण। दो चर तो क्लियर हो गए ना, ये जो दो वेरिएबल है तो क्लियर हो गए। अब आ रहा है लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण, और फिर बाद में बात करेंगे युग्म की। तो पूरे नाम को समझा देता हूं, पूरे नाम को ही मैं समझा देता हूं ताकि पता लग जाए इस चैप्टर में क्या क्या और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो दो चर की बात हो गई, अब बात करते हैं अपन रैखिक समीकरण की। तो सेकंड जो बात थी लीनियर इक्वेशन की, बेटा जैसे मान लो अगर चरों की घात केवल एक हो, इफ पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल जो है इज ओनली वन, केवल एक हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, रैखिक समीकरण। आपने ऐसा कैसे, मैंने कहा बेटा ऐसे, जैसे मैंने कहा 2x
3y इजगल टू 8, ऐसे लिख रहा हूं, है ना, उदाहरण देके 2x प्लस 3y इजगल टू 8। बताओ x की घात क्या है। जैसे मान लो आपने लिखा गाय, तो भी क्या घात मानते हैं, 1 तो रहता ही है ना, पात घात क्या हो गई, 1 तो रह ही गई। मैंने कहा भैंस, तो इसका मतलब क्या है, घात क्या है, 1। और मैंने कह दिया गाय का स्क्वायर, क्या कहा मैंने, गाय का स्क्वायर, अब घात कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। मैंने कहा भैंस का क्यूब, मैंने क्या बोला, भैंस का घात क्या लगाई, 3। अब ये रेखीय नहीं है, तो भैंस की पावर 3 रेखीय नहीं है, गाय की पावर 2 रेखीय नहीं है, गाय की पावर 1 हाँ रेखीय है, भैंस की पावर 1 हाँ रेखीय है। तो लॉजिक वाली बात ये आई कि यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे उसमें चर राशियों की घात केवल और केवल एक ही होगी। यहाँ जो भी वेरिएबल लिए जाएंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा, उसमें वेरिएबल्स की जो पावर है, यानी चरों की जो घात है, वो केवल और केवल एक ही होगी, एक के अलावा और कुछ नहीं होगी, है ना, एक के अलावा और कुछ नहीं होगी। तो जो घात है वो केवल क्या है, एक है। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। तो लॉजिकली बात अभी देखो दोबारा पढ़ते हैं। दो चर समझ में आ गए, हम दो चर की बात करेंगे। रैखिक समीकरण, घात हमेशा चरों की केवल एक होगी, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। जैसे इस चैप्टर के अंदर से मान लो मैं कहूं 2x² प्लस 4x प्लस 10 इजगल टू 12, अब ये रेखीय नहीं है, ना 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 ना, अब ये रेखीय नहीं है, क्योंकि x की एक जगह घात कितनी आ गई, 2। हालांकि एक जगह 1 है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, क्या लिखा था मैंने जानबूझ के, केवल, क्या लिखा था मैंने, केवल एक हो, चरों की घात केवल और केवल एक होनी चाहिए। यहाँ एक तो थी लेकिन दो भी तो हो गई, मेरे जो परिभाषा है वो फेल हो गई, और परिभाषा फेल हो गई, इसका मतलब ये क्या है, रेखीय नहीं है। तो उम्मीद है ये दो चीजें आपके क्लियर हो गई, है ना। अब तीसरे जो इसमें शब्द आ रहा है, फिर ध्यान देते हैं, पेयर, युग्म। तो देखो पूरे नाम को ही अपन ने समझ लिया, है ना, पूरे नाम को ही अपन ने समझ लिया, दो चर अपन ने समझ लिए, रैखिक समीकरण अपन ने समझ लिया, युग्म का मतलब क्या है, अरे पेयर क्या होता है ना, पेयर क्या होता है, जोड़ी, मतलब दो होंगे, क्या होंगे, दो होंगे। तो यहाँ पर पेयर का मतलब है दो इक्वेशन होंगी, यहाँ पे पेयर का मतलब क्या है, दो इक्वेशन होंगी। यहाँ पेयर, इस चैप्टर में पेयर या युग्म का आशय क्या है कि दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, दो रेखीय समीकरण होंगी। तो पहले तो आपने चैप्टर का नाम का मतलब समझ लिया, पहले तो आपने चैप्टर के नाम का मतलब समझ लिया कि भैया चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल है, समझ लिए, लीनियर इक्वेशन समझ लिया। और इस चैप्टर में पेयर से आशय, युग्म से मतलब क्या होगा, भी दो रेखीय समीकरण होंगे, है ना, दो रेखीय समीकरण होंगे। अब हल्का सा मैं अभी बता दूं, हालांकि बाद में तो बोलूंगा, हल्का सा मैं अभी बात करूं, तो यहाँ दो रेखीय समीकरण से पता है मतलब क्या है, यहाँ दो रेखीय समीकरण से मतलब यह है कि दो लीनियर इक्वेशन होंगी और उनका हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन यानी हल से मतलब वो होता है ऐसा बिंदु, ऑफ कोर्स एक्स का मान और वाई का मान, अगर मैं एक्स वाई लेके चल रहा हूँ तो, अगर मैं एक्स वाई लेके चल रहा हूँ तो एक्स का भी एक मान आएगा, वाई का भी एक मान आएगा, वो जो मान आ रहा है एक्स वाई का, वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता होगा। जो एक्स और वाई के मान आएंगे, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी हमने चैप्टर के नाम का आशय समझ लिया, तो अब चैप्टर का नाम समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लिखा इंट्रोडक्शन, यानी प्रस्तावना, भूमिका। एक उदाहरण लेके समझते हैं कि भाई ऐसे समीकरणों को हल करने की जरूरत क्यों पड़ी। भाई मन में ही आना चाहिए ना, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो भाई क्यों पढ़ रहे हैं, किस कारण से पढ़ रहे हैं, कहाँ काम ये आएगा। एक उदाहरण सा लेते हैं। मान लो एक बाल गोपाल है, सचिन, जानते भी हैं आप, है ना। तो जिस खेल के कारण आप जानते हैं, चलो एग्जाम्पल उसी खेल का लेते हैं। तो एक बाल गोपाल है, सचिन, और मान लो उसको
दो तो बैट और 4 बॉल परचेज करनी थी। 2 बैट और 4 बॉल क्या करनी थी? परचेज करनी थी। अब पापा जी ने उसके रुपए दिए 3,000। ले बेटा 3,000 रुपए ले जाओ। अब आपके सामने दो कंडीशन लिखी मैंने। जैसे ही मैंने लिखा दो कंडीशन लिख रहा हूं तो तुरंत आपके दिमाग में, अरे सर, इसका मतलब जो आप समझा रहे थे वो इसलिए समझा रहे थे कि इसमें क्या होंगी, युग्म से मतलब क्या है, इसमें दो लीनियर इक्वेशन आएंगी। क्या आएंगी? दो लीनियर इक्वेशन आएंगी। तो भैया अब हुआ ये कि दो लीनियर इक्वेशन कैसे आएंगी, मैं आपके सामने दो संबंध बोल रहा हूं। तो सचिन को 2 बैट और 4 बॉल चाहिए थे और पैसे जो पापा से मिले कितने थे? 3,000 रुपए थे। अब उसको पता लगा कि भैया प्राइस यानी कीमत है ना, प्राइस ऑफ 1 बैट, ऑफ कोर्स बैट महंगा आता है बॉल से, जानते ही हो ना। इस मान लेते हैं 4 गुना ऑफ प्राइस ऑफ 1 बॉल है। तो हल्का हल्का आपको समझ में आना शुरू हो गया कि सर प्राइस को अज्ञात कर दोगे आप। हाँ बेटा, नंबर ऑफ बैट बॉल तो मैंने बोल ही दिए, अमाउंट मैंने बोल ही दिया। अब मैं यहाँ प्राइस को गायब कर दूंगा, प्राइस अज्ञात रहेगी, प्राइस अननोन रहेगी। आपसे कहूंगा वो दो संबंध देकर, बेटा दोनों की प्राइस निकालो। प्राइस मतलब कीमत, मतलब एक बॉल की क्या प्राइस है, क्या कीमत है, और एक बैट की क्या कीमत है, क्या प्राइस है, आपसे मैं पूछ लूंगा। बस यही तो सारा खेल है। इसलिए मैंने कहा इस भूमिका को समझ जाओ कि क्या रीजन है हमारे पास ऐसी समस्याएं आती हैं जहां दो अज्ञात होते हैं। क्या होते हैं? दो अननोन चीजें होती हैं, है ना। उन दो अननोन को हम इन दो समीकरणों की हेल्प से, दो इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व करके हल करके निकाल लेते हैं। यही इस अपने रेखीय समीकरण का अपना यहाँ पर इस चैप्टर में मूल मंत्र है। तो चलो अपन अपने उदाहरण पे चलते हैं, भूमिका पे चलते हैं। तो सचिन नाम का एक बाल गोपाल था, 2 बैट और 4 बॉल खरीदनी थी, और रुपया इसको कितना मिला, अमाउंट कितना मिला पापा से? बेटा 3,000 रुपये ले जाओ, ले आ। अब उसको पता लगा कि साहब प्राइस ऑफ 1 बैट क्या है? 4 गुना ऑफ प्राइस ऑफ 1 बॉल है। एंड अभी तो पता लग गया पैसा कुल मिला कितना, 3,000 है। अब तो 2 बैट लिए हैं, तो 2 बैट और प्राइस ऑफ 1 बैट, भाई ऐड करूंगा, 4 बॉल खरीद रहा हूं, 4 इंटू प्राइस ऑफ 1 बॉल, कुल मिला के रुपया 3,000 होना चाहिए। बस सिंपल सी बात ये है। क्यों? बताओ कैसे। मान लो आपको अभी थोड़ी देर के लिए बैट से बाहर आते हैं, मान लो आपको एक पेन खरीदना है ना। एक पेन की कॉस्ट मान लो कितनी है? एक पेन की कॉस्ट मान लो कितनी है? 10 रुपए है। आपको 2 पेन खरीदने हैं, टोटल कितना पैसा लग गया? 2 इंटू 10। आपको 3 पेन खरीदना है, कुल कितना पैसा लग गया? 3 इंटू 10। आपको 4 पेन खरीदना है, कुल कितना पैसा लग गया? 4 इंटू 10। तो वही वाली बात है, एक बैट की प्राइस को 2 से गुणा कर दिया तो दोनों बैट की प्राइस आ गई। ऐसे ही एक बॉल की प्राइस को 4 बॉल से गुणा कर दिया तो चारों बॉल की प्राइस आ गई। लेकिन कुल पैसा जो बैट पे खर्च कर रहे हो और जो बॉल पे खर्च कर रहे हो, कुल पैसा 3,000 से ऊपर नहीं। पापा ने कहा है बेटा 3,000 ले जा, इन रुपयों से जो तेरे पास चाहिए बैट बॉल ले आ। अब समस्या खड़ी ये हो गई कि उनकी जो प्राइस है वो हमें ज्ञात करनी है। बोलो क्या प्राइस थी? क्या प्राइस थी? तो लॉजिक ये आया, थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं, लेट, माना, मानते बोलते हैं मैथ्स में अपन, है ना। माना कि प्राइस ऑफ 1 बैट एक्स मान लूं, प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपया एक्स। एक बल्ले की कीमत, वैसे भी प्राइस पर यूनिट निकालते हैं, प्रति इकाई निकालते हैं। तो ये ना भी लिखा हो तो अपन जानते हैं प्राइस लिखने का मतलब ये फिलहाल क्या है, प्रति इकाई। जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा जाए, जब तक कुछ अलग से ना कहा जाए, वो प्रति इकाई पर यूनिट अपनी प्राइस निकालते हैं। और अपन ने ये मान लिया प्राइस ऑफ 1 बॉल, एक गेंद की कीमत। तुम क्या जानो, है ना, कौन से बाबू, ये आप जानते ही हो, रुपया वाई।
तो थोड़ी देर के लिए जैसे ही मैंने माना, बताओ जो पहली कंडीशन थी कि प्राइस ऑफ वन बैट 4 गुना है प्राइस ऑफ वन बॉल के, जो पहली कंडीशन थी, जो पहली स्थिति थी, उसने मुझे पहली रेखीय समीकरण दी। यानी कि अब आपको पता लग गया, समस्त बाल गोपालों को दिमाग में ये बैठ गया होगा ये देखकर उदाहरण, कि यहाँ पर दो स्थितियां दी जाएंगी। पहली स्थिति से पहली रेखीय समीकरण मिलेगी, दूसरी स्थिति से दूसरी रेखीय समीकरण मिलेगी। और जो अज्ञात होगा, जो अननोन होगा, हम इन दोनों समीकरणों को, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके उस अज्ञात को, उस अननोन को निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं वो आगे की बात है। उससे पहले जो हमेशा मैं कहता हूं, हर क्लास में मैंने बात कही है आपको, कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो थ्योरी है, अगर आप ये कहते हैं कि मैथ्स में थ्योरी नहीं होती तो भी थोड़ा गलत हो गया। तो ये आपको, अब आप खुद देख लो, अब जब ये सब चीजें जान के जो आपको मैंने बताई, ये जब जान के आगे पढ़ें तब ज़्यादा मज़ा आता है, या बिना पढ़े क्वेश्चन लेके कर लें तो कभी तो कुछ समझ में आता है, कभी कुछ समझ में नहीं आता। उसको अपन फॉलो नहीं करेंगे, हम हर चीज़ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भैया आप देखो, दो चीज़ें, स्थितियां सामने आ गई। जो पहली कंडीशन थी प्राइस ऑफ वन बैट, प्राइस क्या मानी बैट की एक्स, तो पहली कंडीशन बोल रही है बाय, ये इसको नंबर दे देता हूँ 1, को दे देता हूँ 2, तो बाय 1। अगर एक को पकड़ूं, प्राइस ऑफ वन बैट एक्स मान रखी है, एक्स इज इक्वल टू 4 गुना ऑफ वन बॉल मान रखी वाई, एक्स इज इक्वल टू 4y। लो भैया, चाहो तो उसको प्रॉपर लिख लो, एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, सारे वेरिएबल लेफ्ट में ले लो, राइट में कांस्टेंट है ना, तो 4y जब यहाँ आएगा, 4y जब यहाँ आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो x माइनस 4y, और वहाँ का छोड़ गया 0, कुछ था ही नहीं। जब 4y यहाँ आया कुछ बचा ही नहीं वहाँ पर, तो वो 0 छोड़ गया, तो x माइनस 4y 0। ये मेरी पहली रेखीय समीकरण हो गई। प्रथम स्थिति से प्रथम रेखीय, रेखीय क्यों, दो चरण देखो, हर चीज देखना, अजी हर चीज देखना। उदाहरण ऐसा लिया है कि तमाम चीजें पता लग रही हैं हमारे को। इस एग्जाम्पल से पहले जो नाम था उसमें क्या कहा था, 2 वेरिएबल्स। देखो भैया, देखो भैया, 2 वेरिएबल आ गए। बाय 2 देखो, बाय 2 देखो, 2 से पकड़ो, 2 से कहता है 2 गुना प्राइस वन बैट x रुपए, तो 2 गुना ऑफ x प्लस 4 गुना, एक बॉल की प्राइस क्या मान रखी है, y मान रखी है, 4 गुना ऑफ y। ये कुल मिला के 3000 रुपये होना चाहिए, क्यों, इससे ऊपर अमाउंट नहीं है। ये किस पे, बैट पे खर्चा, प्लस ये किस पे, बॉल पे खर्चा, कुल मिला कितना खर्च करना है, 3000 रुपये खर्च करना है, 3000। ये तो खैर पका पकाया जैसा था वही है, तो 2x प्लस 4y इजगल टू 3000। आओ दोबारा चलते हैं हमारी थ्योरी के नाम पे। हमने थ्योरी में क्या देखा, अजी हमने थ्योरी में क्या देखा भाई, 2 वेरिएबल होंगे, आ गए अपने 2 वेरिएबल, हमारे 2 वेरिएबल आ गए, हमारे 2 वेरिएबल आ गए। कौन कौन से आ गए 2 वेरिएबल, ये रहे। इक्वेशन होनी चाहिए लीनियर, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, लीनियर। देखो बच्चा, x की घात 1, y की घात 1, x की घात 1, y की घात 1, दोनों क्या हैं, लीनियर इक्वेशन। और तीसरी चीज क्या थी, पेयर, तीसरी चीज क्या थी, पेयर, यानी कि युग्म। बेटा अपने इस चैप्टर में 10th क्लास में पेयर का मीनिंग क्या निकल रहा है, 2 लीनियर इक्वेशन, और ये देखो आपके सामने 2 लीनियर इक्वेशन। तो जो भी अपन ने नाम पढ़ा इस चैप्टर का, उस नाम को इस उदाहरण ने आपके सामने बिल्कुल साबित कर दिया कि भैया होगा क्या, 2 कंडीशन होंगी, उन 2 कंडीशन से किसी अज्ञात, किसी अननोन को लेकर 2 समीकरण बनेंगी, और उन दोनों समीकरण को हल करके मुझे x और y के मान ज्ञात करना है। ये अपने इस चैप्टर का मूल मंत्र है, ये अपने इस चैप्टर का मूल मंत्र है। तो चैप्टर के नाम की प्रत्येक चीज, चैप्टर के नाम से जुड़ी हर चीज को अपन ने एग्जाम्पल समझ लिया है ना। तो 2 बैट 4 बॉल खरीदनी थी, रुपया कितना मेरा पापा से, 3000। अब कंडीशन आई 2, जब मार्केट में गया तो पता लगा कि भैया एक बैट की प्राइस तो क्या है, 4 गुना ऑफ एक बॉल की प्राइस है, और कुल मिला के जो पैसा खर्च कर रहे हो 3000 है। तो पूछा गया बताओ प्राइस क्या है बैट की, और प्राइस क्या है बॉल की। जो पूछा जाए उसको एक्स वाई मान लो। जिन चीजों को पूछा जा रहा है, जिसे पूछा गया, किसको पूछा गया है, बताओ बैट की प्राइस क्या है, भाई बताओ एक बॉल की प्राइस क्या है। तो जो पूछा गया है उसको, यानी जो अज्ञात है उसको, जो अननोन है उसको अपन एक्स वाई मान लेते हैं। यहाँ 2 ही होंगे क्योंकि नाम ही क्या है, 2 वेरिएबल में, यहाँ 2 ही होंगे तो नाम क्या है, 2 वेरिएबल।
तो ये इन दो समीकरण बन गई, और समीकरण बन के अपन इसको हल कैसे करते हैं आगे की बात है। तो अभी क्या पता लगा, अभी चैप्टर का नाम पूरा क्लियर हो गया, चैप्टर का नाम पूरा क्लियर हो गया, और क्या करेंगे ये पता लग गया, कैसे करेंगे पता लगना बाकी है। आओ, अब मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको बिल्कुल नया नहीं लग रहा ये लिखा हुआ, जैसे ही बोलता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे मैंने बोला रैखिक समीकरण युग्म, अब आपको कतई नया नहीं लग रहा। दो समीकरण होंगी, एक्स वाई में होंगी, दो चर में होंगी, और रैखिक होंगी, मतलब चरों की जो घात है वो एक। तो ये चाहता हूं मैं आपसे ही चाहता हूं कि बस नाम देखें और पता लगे अरे इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो होंगी, क्योंकि पेयर है। लीनियर मतलब घातें क्या होंगी, एक्स वाई की एक होंगी, और चर कौन से होंगे, एक्स वाई होंगे। रैखिक समीकरण पता हो। अब क्या पढ़ा, मानक रूप, लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन। मानक रूप का मतलब क्या है, किस तरीके से इसको शो करने का अपना तरीका रहेगा, कैसे अपन इसको शो करेंगे, कैसे अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो दो तरीके चलते हैं। एक तरीका ये बोलता है कि समस्त पद, चाहे वो x के हों चाहे y के हों चाहे अचर हों, समस्त पद, जैसे यहां देख रहे हो आप, इधर देख रहे हो आप, ये x का पद, ये y का पद, ये x का पद, ये y का पद, और ये अचर। यहाँ अचर शून्य था, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। तो ये अचर कितना है यहाँ पर, 3000 है। तो प्रत्येक बात बताऊंगा, समझा समझा के बताऊंगा। x का पद, y का पद, अचर पद इस समीकरण में 0 है, x का पद, y का पद, अचर इसमें 3000 है। तो इसने कहा कि एक तरीका तो क्या होता है कि समस्त पद लेफ्ट में रखो, चाहे x का पद, चाहे y का पद, चाहे अचर पद, सब कहाँ लेफ्ट साइड में, राइट में क्या, 0। एक तरीका ये होता है। बुक्स दो तरीके फॉलो करती हैं, दोनों तरीके लिख दिया मैंने, या है ना, देखो दोनों तरीके लिख दिया मैं, या दो तरीके फॉलो होते हैं, आपकी जो इच्छा यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरीका क्या है, समस्त पद लेफ्ट में, राइट में क्या, 0। ये पहली समीकरण है, तो नाम दे दिया a1 x, b1 y, c1। अभी a1 b1 क्या है, c1 बताऊंगा, हिम्मत से काम लेना। दूसरी समीकरण, वेरिएबल तो वही रहेंगे x y, चाहे समीकरण पहली हो चाहे दूसरी हो। ये देखो, चाहे समीकरण पहली चाहे दूसरी, चाहे समीकरण पहली चाहे दूसरी, एक्स वाई तो रहेंगे, जो अननोन है अज्ञात तो रहेंगे। बदल क्या रहा है, एक्स का गुणांक। आहा, यहाँ एक्स का गुणांक कौन है, एक, जिसका कोई नहीं उसका एक तो होता है ना, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। तो जिसका कोई नहीं उसका गुणा में मैथमेटिक्स में एक तो गुणा हो ही रहा है। एक तो लिखूं 4x और एक लिखूं x, तो आपने कहा x से गुणा कौन हो रहा है, 4। यहाँ गुणा गुणा कौन हो रहा है, अरे एक तो है ना, हवा तो है, एक तो है ना। तो जिसका नहीं है कोई भी, इसका गुणांक कौन है, एक हो गया। चलो, तो यहाँ पर x का गुणांक एक, यहाँ y का गुणांक 4 नहीं, -4, साइन के साथ बोलोगे, चिन्ह के साथ बोलोगे, चिन्ह के साथ बोलना है। तो y का गुणांक कौन है यहाँ पे, -4। अचर पद है ही नहीं। अच्छा मतलब जहाँ ना x है ना y है, अचर मतलब व्हाट इज कांस्टेंट, जहाँ ना x है ना y है। इस पद में x है, इस पद में y, इस पद में अचर आना था लेकिन 0 आया, तो अचर पद 0 है। यहाँ पर x का गुणांक 2, दूसरी वाली समीकरण में x का गुणांक कितना है, 2 है, y का गुणांक +4, या 4 बोल लो चलेगा, क्योंकि प्लस में तो बोलते नहीं है +4, लेकिन माइनस में बोलना जरूरी है। जैसे यहाँ पर x का गुणांक +1 बोलने की जरूरत नहीं है, एक काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर y का गुणांक -4 बोलना पड़ेगा, क्योंकि साइन देखना पड़ेगा आपको। x का गुणांक +2 बोलने की जरूरत नहीं है, 2 काफ़ी है, प्लस में अपन बोलते नहीं है। यहाँ y का गुणांक 4 या +4, लेकिन 4 ही बोलो बहुत है। अचर राशि यहाँ पे अपने पास जिस रूप में लिखा गया वहाँ 3000 है। तो मैंने कहा लिखने दो तरीके हैं। एक तरीका, सारे के सारे पद लेफ्ट साइड में, सारे पद, चाहे x का पद हो चाहे y का पद हो, चलो लेफ्ट साइड में, राइट में क्या, 0, दाईं ओर क्या, 0। या एक तरीका ये होता है कि लेफ्ट साइड में चर राशियां और राइट में अचर। क्या समझ में आया, ये वो प्रारूप है, ये वो मानक रूप है जहां सारे पद लिखते हैं लेफ्ट में, राइट में 0 सही है, राइट में क्या चाहिए, 0 चाहिए। और एक तरीका कहता है कि जो चर राशियां हैं एक्स वाई, जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, उनको रखो लेफ्ट में, मतलब वेरिएबल कहाँ हो, लेफ्ट में, और राइट साइड में क्या हो, अचर पद, जहाँ पे एक्स वाई नहीं है। अचर पद मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब जहाँ पे एक्स वाई नहीं है। तो दो तरीके होते हैं, ऑल टर्म्स इन लेफ्ट, राइट में 0, और एक वेरिएबल्स इन लेफ्ट और राइट में क्या, कांस्टेंट। अब ये a1 a2 क्या है,
ये दो समीकरण है, दोनों समीकरण में x से गुणांक होंगे। भाई यहाँ देखो ना, इसलिए तो मैंने एग्जांपल लिया, सचिन वाला एग्जांपल क्यों लिया मैंने, चाहे पहली समीकरण चाहे दूसरी समीकरण, दोनों में x से गुणांक है। यहाँ गुणांक कौन है x का 1, यहाँ गुणांक कौन है x का 2। तो a1 और a2 जो दिख रहे हैं आपको, वो किसके साथ हैं, x के साथ हैं। तो जो x से चिपका हुआ है वो x का गुणांक है। जैसे मैंने बताया था ना अभी, 4x, कौन चिपका हुआ है x से, 4, तो गुणांक कौन हो गया, 4। अगर मैं कहूं -4x, कौन चिपका हुआ है x से, -4, तो चिन्ह के साथ बोलोगे, खास तौर से माइनस वाले, खास तौर से जो माइनस वाले हैं चिन्ह के साथ बोलोगे आप। तो यहां पर गुणांक कौन है x का, -4। सपोज x लिखा हुआ हो तो गुणांक कौन है, 1। सपोज -x लिखा हुआ हो तो गुणांक कौन है, -1। इस तरह से बात को समझना है। तो x के साथ में कौन चिपके हुए हैं, a1 और a2। x के साथ में पहली में कौन चिपका हुआ है, a1, दूसरी में कौन चिपका हुआ है, a2। a2 क्यों दिया, दूसरी समीकरण, पहली समीकरण में सारे 1 1 1, सेकंड समीकरण में सारे 2 2 2, थर्ड समीकरण में होगी नहीं अभी, क्योंकि अभी तो अपन 10th क्लास में है। क्या पढ़ रहे हैं, दो चरों वाले रेखीय समीकरण, दो चर में दो इक्वेशन बहुत है। तो a2 b2 c2 इसके गुणांक और अचर हो गए, है ना। तो a1 a2 कौन है बताओ, a1 a2 कहाँ चिपके हुए हैं, a1 और a2 चिपके हुए हैं x के साथ। कहाँ जुड़े हुए हैं, x के साथ। तो a1 a2 कहलाएंगे कॉफिशिएंट्स ऑफ x। व्हाट इज कॉफिशिएंट, गुणांक। व्हाट इज कॉफिशिएंट, गुणांक। x से गुणांक कहलाएंगे। b1 और b2 कहाँ चिपके हुए हैं, b1 और b2 कहाँ चिपके हुए हैं, y के साथ चिपके हुए हैं। तो b1 और b2 कहलाएंगे कॉफिशिएंट्स ऑफ y, यानी y के गुणांक। क्या कहलाएंगे b1 b2, b1 और b2 कहलाएंगे y के गुणांक। c1 और c2 में ना तो x है ना y है। c1 और c2 में नाम ऐसे क्यों पड़े, पहली इक्वेशन में 1 रख रहा हूँ, दूसरी में 2 रख रहा हूँ, कोई फर्क क्या पड़ रहा है उससे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो C1 में भी एक्स वाई नहीं है, C2 में भी एक्स वाई नहीं है। तो जहां पे चर राशियां नहीं होती उसको बोलते हैं अचर। जहां पे चर राशियां जुड़ी हुई नहीं होती हैं, जिनके साथ चर राशियों का अपना साथ नहीं मिलता है, उनको बोलते हैं अपन अचर। तो C1 भी अचर है, C2 भी अचर पद है। तो C1 और C2 को क्या बोलेंगे, C1 C2 क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म्स, अचर पद। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लो मैं अब फटाफट से उदाहरण लूँ आपके सामने, जानना चाहूँ कि आपको आया कि नहीं आया, तो जरा सोच के बताना मुझे कि आपको वो चीज़ आई क्या। मान लेते हैं, ऐसे मन से बोल रहा हूँ ना, मन से कुछ बोल रहा हूँ। मान लो 3x - 4y = 27, सपोज ऐसे लिखा हुआ आ गया। आपको पता लग गया मैंने फॉर्म सेकंड का इस्तेमाल किया है। मैंने कहा था ना, चाहे तो इसका इस्तेमाल करूँ, चाहे इसका इस्तेमाल करूँ, जो इच्छा है करो, सब चलता है। बट ये नहीं कि साहब एक समीकरण में तो ऐसा शुरू करो और उसके जो पेयर है, जो युग्म है, उसमें दूसरा में ऐसा नहीं, दोनों को सेम रखो। या तो ये वाला फॉलो करो या ये वाला फॉलो करो, या तो पहला प्रारूप या दूसरा प्रारूप, लेकिन दोनों समीकरण में, तो दो समीकरण होंगे ना, पेयर है ना। अपने पास क्या है, पेयर है। अपने पास क्या युग्म है, युग्म का मतलब क्या है, पेयर का मतलब क्या है, दो समीकरण होंगी। तो दोनों समीकरणों को एक ही प्रारूप में शो करो, दोनों समीकरणों को एक ही स्वरूप में शो करना है। तो भाई जैसे मान लो मैंने समीकरण लिखी, आपको दिख गई, यहाँ मैंने सेकंड फॉर्म का, क्योंकि इक्वल टू ले गया है कांस्टेंट को, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। और एक बोली मैंने माइनस का 5x + 7y = 38, ऐसे ही मन से कुछ भी लिया है। अब मैंने पूछा, ये मेरी पहली समीकरण है, ये मेरी दूसरी समीकरण है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपसे गलती नहीं हो, जो आगे समझाऊँ पढ़ाऊँ वो ढंग समझ में आए। पहली समीकरण में x का गुणांक कहलाता है a1। तो a1 मतलब पहली समीकरण में x का गुणांक, a1 का मतलब पहली समीकरण में x का गुणांक, पहली समीकरण में x का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ बोलो कौन चिपका हुआ है। आपने कहा सर 3, आपने कहा अरे सर 3 चिपका हुआ है, हाँ वाकई में 3 चिपका हुआ है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। पहली समीकरण में ही y का गुणांक कौन है, b1 का मतलब, 1 का मतलब पहली समीकरण, b का मतलब y का गुणांक, 1 का मतलब पहली समीकरण, b का मतलब y का कोफिशिएंट। तो पहली समीकरण में y के साथ कौन चिपका हुआ है। अगर आपको 4 दिखा तो गलती कर दी, कि मैंने क्या कहा था, चिन्ह के साथ बोलना है। वहां भी चिन्ह था लेकिन प्लस था तो बोला नहीं। भाई अपन 3 बोले या +3 एक ही बात है, लेकिन माइनस तो बोलना पड़ेगा ना, माइनस तो बोलना पड़ेगा। तो माइनस में तो आपको कुछ गलती नहीं करनी है। तो b1 4 नहीं है, b1 कौन है, -4, b1 कौन है, -4। आपने कहा C1। जब आपका फॉर्मेट सेम है तो जैसा चिन्ह आ रहा है वही लिखो। इसलिए मैंने कहा था, इसलिए मैंने बोला था कि दिमाग में बैठा लेना, फॉर्मेट सेम रखना,
चाहो तो दोनों इक्वेशन इस फॉर्मेट में रखो, तो जो चिन्ह आ रहा है वो लो, और चाहो तो इस फॉर्मेट में रखो, या तो आप इसको यूज करो या आप इसको यूज करो, ऐसा नहीं दोनों की घाला मेरी मिक्सिंग कर दो। तो C1 कौन है? 27, सिर्फ प्लस का लेंगे, मैंने ये वाला फॉर्मेट लिया है जिससे चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो C1 कितना 27 है। अब मैंने कहा A2 मतलब 2 का मतलब सेकंड समीकरण, 2 का मतलब दूसरी समीकरण, दूसरी समीकरण का x का गुणांक, दूसरी समीकरण का x का गुणांक। तो यहाँ पर x के साथ में कौन चिपका हुआ है? 5 बोले तो गलती होगी, तो चिन्ह माइनस है, -5, क्या बोलेंगे? -5, क्या बोलेंगे? -5। B2, इस 2 का मतलब सेकंड समीकरण, इस 2 का मतलब सेकंड समीकरण, b का मतलब y का गुणांक, b का मतलब y गुणांक। सेकंड समीकरण में y गुणांक कौन है? y के साथ कौन चिपका हुआ है? आपने साथ 7 चिपका हुआ है, तो बस मैं वही लिखने वाला हूँ, ये लो 7। C2, 2 का मतलब सेकंड समीकरण, 2 का मतलब सेकंड समीकरण, सेकंड समीकरण के अंदर, सेकंड समीकरण के अंदर अचर पद, दोनों फॉर्मेट सेम है, तो चिन्ह का कोई चिन्ह की जरूरत नहीं देखने की। 38 अपना कौन है बेटा? C2 है, ये 38 हो गया। बस ऐसी बात है, एग्जाम्पल लेके बताया मैंने। पहचानना A1 B1 C1, पहली समीकरण के x गुणांक, y गुणांक और अचर पद। A2 B2 C2, दूसरी समीकरण के x गुणांक, y के गुणांक और अचर पद। और ढंग से लिखते हैं इसको अपन। ठीक है, चलिए अब ये पकड़ना अपन को आ गया। अब जब ये पेयर है, भाई आपको पता लग गया पेयर, पेयर मतलब दो समीकरण होंगी, दो रेखीय समीकरण होंगी। इन दो रेखीय समीकरणों के जो हल आते हैं उसके आधार पर इन्हें संगत और असंगत कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। ये आपको ध्यान से समझना है, ये आपको ध्यान से समझना है, कई बार क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, है ना। तो रेखीय समीकरण, निकाय से घबराना मत, वो पेयर ही है यहाँ, निकाय सिस्टम मतलब यहाँ तो पेयर ही है, दो ही समीकरण होंगे यहाँ, तो अपने कोर्स में दो ही समीकरण है। तो जब ये दो समीकरण मैं आपको दूंगा, जब ये दो रेखीय समीकरण आपको मिलेंगी, तो ये जो निकाय बना, सिस्टम मतलब दो समीकरणों का साथ, दो समीकरणों का युग्म, है ना, दो समीकरणों की पेयर। तो जो दो समीकरणों की पेयर मिली है वो या तो होगी कंसिस्टेंट या होगी इनकंसिस्टेंट, या तो होगी संगत या होगी असंगत। अब संगतता कब कहलाती है, असंगतता कब कहलाती है? अगर उस पेयर का, उस युग्म का सॉल्यूशन आ रहा है, हल आ रहा है। हल का मतलब मैंने क्या सिखाया था, मैं बताया थ्योरी में। हल का मतलब क्या सिखाया था मैंने, बताओ? हल का मतलब क्या सिखाया था मैंने? हल यानी सॉल्यूशन मतलब क्या है? एक्स और वाई के वो मान, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रही हैं। एक्स और वाई के वो मान, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को, यानी पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या कर रही हैं? सेटिस्फाई कर रही हैं, संतुष्ट कर रही हैं, वो अपने कहलाते हैं हल। तो हल आ गया, चाहे वो एक एक हल हो, चाहे वो अनेक हल हो। अभी सिंपल इतना समझना है, बाकी अनेक हल कैसे आएंगे आगे समझेंगे डायग्राम में, फिलहाल इतना समझना है ओनली। सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे एकल चाहे बहुल, मतलब हल का अस्तित्व है, चाहे अद्वितीय मतलब, अद्वितीय मतलब एक ही एक आंसर हो, या बहुल बहुत सारा आंसर हो। दोनों ही केस में हमारा जो निकाय है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो कहलाएगा कंसिस्टेंट। क्यों? अब सिंपल सी बात है, हल तो आ गया ना, चाहे एक आए चाहे अनेक आए, हल तो आ गया। अरे भाई सॉल्व करने पर आंसर तो आ गया, सॉल्व करने पर एक्स और वाई के मान तो आ गए, चाहे एक बार ही आए एक्स वाई के मान, चाहे अनेक बार आए, लेकिन आंसर तो आ गए ना। आंसर आ गया तो मतलब कंसिस्टेंट, मतलब भाई संगत है। क्या है? अपन संगत हैं। आंसर आ गया तो अपन संगत हैं। हमारा जो निकाय है यानी पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट कहलाएंगी, वो संगत कहलाएंगी। कब? जब अपना उसके अंदर आंसर आ जाए, चाहे वो आंसर यूनिक हो। यूनिक मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब एक्स का भी एक मान, वाई का भी एक मान। भी दो चर राशि है, दो के मान आए, दो मान आएंगे, एक एक्स का एक वाई का, ये है अद्वितीयता। एक्स का भी एक मान, वाई का भी एक मान, ये है यूनिकनेस। तो एक मान आए तब भी संगतता है, तब भी कंसिस्टेंट है। मान लो एक्स के दो तीन मान आ गए, वाई के दो तीन मान आ गए, तो आ तो गए ना मान, सॉल्यूशन तो आ गया ना, तो भी क्या है? कंसिस्टेंट। ये कहना चाह रहा है कि चाहे एकल हल आए चाहे बहुल हल आए, चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए चाहे मल्टीपल सॉल्यूशन आए,
हमारा सॉल्यूशन आ गया तो सिस्टम यानी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कहलाएंगे कंसिस्टेंट। क्या कहलाएंगे वो? कंसिस्टेंट सिस्टम, संगत निकाय। और आंसर नहीं आए, आंसर नहीं आए, मैं कर रहा हूं सॉल्व, आंसर आया नहीं, आंसर नहीं आया तो भैया इसका मतलब है कि हल का अस्तित्व नहीं है, और हल का अस्तित्व नहीं होता तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। संगत में आगे ए लगा दो, असंगत निकाय, मतलब हल नहीं आया तो भैया असंगत है, ऐसा भी होगा। तो मोटे मोटे तौर पर हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आपने कहा सिस्टम, अरे घबराना मत, सिस्टम का मतलब वही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। निकाय का मतलब क्या है? दो रेखीय समीकरणों का युग्म। तो यहाँ निकाय से घबराना मत, निकाय का मतलब क्या है? दो समीकरणों का युग्म। ये इस अपने चैप्टर में यहाँ के अपन दो वेरिएबल, दो अपन समीकरणों की बात कर रहे हैं, है ना। तो अभी इतना पता लग गया कि जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा निकाय है, उस निकाय का हल आ गया तो कंसिस्टेंट है वो निकाय। कौन निकाय? कौन निकाय? हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। और उस सिस्टम का हल नहीं आया तो भाई ये इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। अब ये तो अपन ने कह दिया कि हल आया तो संगत, हल नहीं आया तो असंगत। तो अब आपने देखा कि इसको जब मैं लिखा तो तीन चीज मेरे सामने आई। जब मैंने इसको लिखा तो तीन चीज मेरे सामने आई। एक तो आया अद्वितीय हल, एक आया बहुल हल, एक आया हल नहीं है, हल ही नहीं है, एक आया हल नहीं। तो क्यों ना पहले इन तीनों को समझ लें डायग्राम के अंदर, क्यों ना पहले अपन तीनों को समझ लें कि डायग्राम में इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो मैंने तीनों बातों को लिया आपके सामने, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, मल्टीपल सॉल्यूशन, बहुल हल, और नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ग्राफ द्वारा समझना बड़ा आसान है। ये निश्चित तौर पे बात है, मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा ही जानता है, फिर भी नहीं जानते हो तो मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने चैप्टर का नाम क्या दिया? रेखीय समीकरण का युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। या पेयर का मतलब क्या है? एक साथ दो समीकरण होंगी। या पेयर का मतलब क्या है? एक साथ दो रेखीय समीकरण होंगी, एक बार में दो अपने पास लीनियर इक्वेशन होंगी। अब हमने ये कहा कि भाई, जैसे मैंने कहा 3x + 4y इक्वल टू 12, इसी मन से वैल्यू ली है, ठीक है ना, एक मन से वैल्यू ली है समझाने के लिए कि रेखीय समीकरण को जब भी मैं प्लॉट करता हूं, रेखीय समीकरण को जब भी मैं अंकित करता हूं तो एक नाम क्यों पड़ा इसका? रेखीय, सीधी रेखा मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। हर रेखीय समीकरण जो दो चरों में होगी, ऑफ कोर्स अभी अपन दो चरों की बात कर रहे हैं, तो दो चरों में रेखीय समीकरण, दो चरों में रेखीय समीकरण सदैव एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा निरूपित करती है। आ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज डेपिक्ट्स, मतलब शो करना, ऑलवेज डेपिक्ट्स अ स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स ग्राफ पेपर पे बोलने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन, सदैव स्ट्रेट लाइन शो करेगी। आपने कहा सर सदैव, मैंने कहा हाँ बेटा, एग्जांपल ले लो ना, कहाँ दिक्कत आ गई, एग्जांपल ले लो। एक लिया 3x + 4 है 12। इसका तरीका बताता हूँ शानदार, इसका एक बहुत शानदार और जानदार तरीका बताता हूँ। अगर पॉइंटों में नहीं आया, और पॉइंटों में आया तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा बताऊंगा। यहाँ लिख लो x और यहाँ लिख लो y। एक बार अपन ने x को शून्य रखा तो ऐसे हाथों में किया करो, x को शून्य रखा तो एक पॉइंट निकाल लो, क्योंकि देखो इतनी बात तो सबको पता होगी, फिर भी नहीं पता तो मैंने कहा था मेरे हैबिट है, मैं हर चीज़ शो करता हूँ। जब भी दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो क्या बनती है? लाइन बनती है, ये तो पता होगा। जब भी दो बिंदुओं को मिलाते हैं ग्राफ पर तो क्या बनती है? सीधी रेखा बनती है। दो बिंदु हैं, उसको अपन मिलाएंगे, है ना, लगता है ना स्केल, बचपन में करते हैं, स्केल रखा, दो पॉइंट्स को लाइन खींच दी, लाइन ही बनती है। तो दो रेखाओं, दो बिंदुओं को मिलाने पे क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। दो बिंदु बहुत है मेरे लिए। और बिंदु कैसे लिखते हैं अपन? याद आ गया हुआ, x, y, ऐसे लिखते हैं बिंदु अपन, x, y लिखते हैं बिंदु अपन। तो एक बार अपन ने x रखा 0 तो छुपा दो उसको,
ऐसे क्या करो आप भी, है ना। जैसे एक्स रखा 0, छुपा दो उसको, 3x तो 0 हो गया भाई, एक्स का मान 0 रखा, ये 0 हो गया। 4y = 12, 4 से कितना कटा, 3 बार, तो y का मान 3 आ गया। ये लो पहला पॉइंट आ गया 0 3। पहला पॉइंट क्या आ गया 0 3, क्योंकि पॉइंट क्या होते हैं एक्स वाई, पॉइंट क्या होते हैं एक्स वाई, पॉइंट क्या होते हैं एक्स वाई। एक बार y को 0 रख दो, बस ये काम क्या करो। जैसे ही y 0 रखा, ये 0 कर दो, छुपा दो उसको। जैसे ही y का मान 0 रखा, छुपा दो। तो 3x = 12, 3 से कटा 4 बार, x कितना आ गया 4, दूसरा पॉइंट आ गया 4 0। गलती मत करना, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y, पॉइंट निर्देशांक कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं अपन, आगे x पीछे y, आगे x पीछे y। ऐसे में कहते हैं ना 0 4, अरे दोनों x हो जाएंगे। सर ऐसे ले लूं, अरे बेटा 0 4 दोनों x हैं, x सुना होगा, x, y, पहला वेरिएबल कॉमा दूसरा वेरिएबल। तो पहला वेरिएबल 0, तो दूसरा वेरिएबल 3, और पहला वेरिएबल 4, दूसरा 0, तो 0 3 4 0 आ गए। अगर आप ग्राफ बनाएंगे, अगर आप ग्राफ बनाएंगे, जो बनाना चाहिए भी चाहिए, बनाना भी चाहिए ना ये ग्राफ तो क्योंकि मैंने पॉजिटिव एक्स ही लिया है सारा, एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन कहलाता है, ये वाई है, तो ये वाई का नेगेटिव या डैश लिखते हैं। माइनस वाई लिखो या वाई डैश लिखो, एक ही बात है। ऐसे ही ये प्लस का एक्स है, तो ये कितना होगा, ये आपके एक्स का डैश, माइनस एक्स, या एक्स के ऊपर डैश लिख दो, एक ही बात है। मैंने ये छोटे से बनाया कि माइनस का पॉइंट कोई है ही नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला पॉइंट, एक्स पे कुछ नहीं, सीधा वाई पर, 0 3 है ना, मतलब एक्स पे कुछ भी नहीं है, एक्स पे कुछ चलना ही नहीं है, एक्स पे तो सीधा कहाँ चलना है, +3, क्यों पॉजिटिव है तो प्लस वाई चलो, 1 2 3, ये पॉइंट आ गया, ये है 0 3, ये पॉइंट आपका 0 3 है। ठीक है, एक्स पे 4, वाई पे कुछ नहीं, एक्स पे 4, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट, क्योंकि वाई पे चलना ही नहीं है। दोनों को मिलाया और 100% श्योर एंड शॉर्ट हमको क्या मिली, स्ट्रेट लाइन मिली। क्या मिली आपको, स्ट्रेट लाइन मिली। क्या मिली आपको, STRAIGHT लाइन, एक सरल रेखा मिल गई। तो ये बता दिया कि रेखीय जो समीकरण होती हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देती है। पॉइंट कौन सा है, 4 0, ये पॉइंट कौन सा है, 0 3। दोनों पॉइंट मिलाए, हमको मिल गई स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दे दिया कि दो चरों में जो रेखीय समीकरण है वो सदैव एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा देती है। चलो अब दोबारा आ जाते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, और अपने पास बहुल हल कब होता है, और अपने पास कोई हल नहीं कब होता है, क्यों ना एक बार हल्का सा ग्राफ में देख के समझें, डायग्राम बना के। एक बार ग्राफ में बना के समझें, डायग्राम बना के। देखो बच्चों, ये पता लग गया कि मैं जो पढ़ा रहा हूं किसके लिए है, दो चरों में रेखीय समीकरण का युग्म। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पेयर का मतलब क्या है, दो रेखाएं होंगी, दो समीकरण होंगे। और ये पता लग गया कि हर समीकरण एक रेखा बताती है। हर समीकरण का अल्टीमेटली ग्राफ में क्या अंकन होगा, एक रेखा। हर समीकरण का ग्राफ पे कैसे अंकित होगी, कैसे प्लॉट होगी, एक रेखा के रूप में। यानी दो रेखाएं होंगी, यानी सीधी सी बात है, दो रेखाएं होंगी, है ना। कितना आसान हो जाता है समझना से, तो दो रेखाएं होंगी। अगर वो दो रेखाएं एक ही पॉइंट पे काटती हैं, मान लेते हैं ये लाइन 1 है, मान लेते हैं ये लाइन 2 है, जब एक ही पॉइंट पे काटती हैं तो उसको बोलते हैं अपन यूनिक सॉल्यूशन। जब रेखाएं एक ही बिंदु पे काटती हैं, जब रेखीय समीकरणों की दो रेखाएं, दो क्यों, मेरे दो ही, चलो लिख देता हूं। जब दो रेखीय समीकरणों की दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर
परस्पर काटती हैं। आपने कहा सर एक ही तो होता है, लाइन काटेंगी तो, रुको हिम्मत से काम लो। परस्पर काटती हैं। जब ऐसा होता है तो मुझे अद्वितीय हल मिलता है। हल कौन सा होता है? कॉमन पॉइंट। ये पॉइंट जो है ना, ये अपना हल है। ये अपना क्या हल है? ये अपना क्या है? सॉल्यूशन पॉइंट। इस पॉइंट पे कट रहा नहीं वाला, ये अपना सॉल्यूशन पॉइंट है। ये अपना हल बिंदु है। ये अपना क्या है? हल बिंदु है। ये हल बिंदु है। when two straight lines of two linear equations intersects each other at one point, एक ही पॉइंट। तो आपके मन में ऐसा एक ही पॉइंट पे काटती हैं, हिम्मत से काम लो। मान लो दो रेखाएं जो आई L1 और L2, वो रेल की पटरी की तरह से एक दूसरे के पैरेलल आ गई। रेल की पटरियां कैसे होती हैं बताओ? अजी रेल की पटरियां देखी क्या? दोनों क्या चलती हैं? सेम डिस्टेंस पे चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, है ना? तो ये रेल की पटरियां क्या कहलाती हैं? समांतर। क्या कहलाती हैं? पैरेलल। क्या कहलाती हैं? पैरेलल। क्या कहलाती हैं? समांतर। तो ये जब दोनों रेखाएं रेल की पटरियों की तरह समांतर चल रही हैं तो कभी नहीं काटेंगी, और काटेंगी नहीं तो कॉमन सोल्यूशन आएगा नहीं। क्योंकि सोल्यूशन क्या सिखाया था मैंने थ्योरी में? मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी, सोल्यूशन क्या था? वो एक्स और वाई के मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, दिख रहा है आपको? ये पॉइंट L1 पर भी है, पहली रेखा पर भी है, ये पॉइंट L2 पर भी, दूसरी रेखा पर भी है। दोनों को संतुष्ट करेगा, वही हम चाहते हैं। हम चाहते भी वही। हल का मतलब ही क्या है? अगर दो अपने पास सरल रेखा हैं, दो अपने पास रेखीय समीकरण हैं, तो एक्स वाई के वो मान जो दोनों को एक साथ संतुष्ट करते हो, एक्स वाई की वो वैल्यूज दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करती हो, वो कहलाएंगे अपना सोल्यूशन। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट है, ये पॉइंट L1 पर भी है, ये पॉइंट L2 पर भी है, सोल्यूशन आ गया। लेकिन अगर इस तरह चल रहे हो, जिंदगी में नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो कोई कॉमन पॉइंट आएगा नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, सोल्यूशन आएगा नहीं। तो ऐसे केस कब होता है? जब दो रेखीय समीकरणों की सरल रेखाएं परस्पर समांतर हों। समांतर हों तो भाई कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं। व्हेन टू straight lines of two linear equations are parallel to each other। तो एक तरह से देखा जाए ना तो आपको प्रकृति पता लग रही है। एक तरह से देखा जाए तो आपको ये प्रकृति मतलब जो आंसर आ रहे हैं सॉल्यूशन, उनकी नेचर क्या है, सॉल्यूशन की नेचर क्या आपको पता लग रहा है। हो सकता है अद्वितीय हल आए, हो सकता है कोई हल आए ही नहीं। कब हल नहीं आएगा? दोनों रेखाएं परस्पर पैरेलल हो गई, जिंदगी में नहीं मिलेंगी। मिलेंगी नहीं तो कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं। कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं तो मैं कैसे कह पाऊंगा कि ये ऐसा बिंदु है जो फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड को भी कर रहा है? जैसे यहाँ मैंने बोला कॉमन पॉइंट आया तो मैंने क्या दिल खोल के बोला, अरे ये ऐसा पॉइंट है जो पहली रेखा को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। शानदार बोला ना अपन ने? ये वो पॉइंट है जो पहली समीकरण या फर्स्ट रेखा को सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी समीकरण दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉइंट मिला ही नहीं, मिला ही नहीं तो उसका मतलब हल नहीं है। अब तीसरा, बहुल हल, मल्टीपल सॉल्यूशन। कलर देकर शो करूंगा, ठीक है ना? मान लो ये L1 है, मेरे पास कलर है तो मैं आपको कलर से शो कर रहा हूँ। ग्रीन ले लेता हूँ। और मान लो इसके ऊपर ही एक दूसरी लाइन आ गई है, तो एक के ऊपर एक, लेकिन फ्री मैं दोनों को दिखाना चाहता हूँ।
लाइन नंबर 2, तो ग्रीन लाइन लाइन 2 है, वाइट लाइन 1 है ना। तो ग्रीन लाइन इक्वेशन 1 को शो कर रही है, और जो वाइट लाइन है वो इक्वेशन 1 को शो कर रही है। अब दोनों एक के ऊपर एक हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया, अगर कोई उभयनिष्ठ बिंदु आया तो वो हल है, कोई कॉमन पॉइंट आया तो वो हल है, क्योंकि कॉमन पॉइंट दोनों पर है। और हल का मतलब ही क्या सिखा रहा हूं, बार 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 बारंबार ये बोल रहा हूं, हल का मतलब क्या है, ऐसा बिंदु ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पर बैठा हो। ये तो बात की ग्राफ की, और ग्राफ की बात नहीं करें तो ऐसा बिंदु, ऐसा एक्स वाई के मान, ऐसे एक्स वाई की वैल्यू जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करती हो, जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रही हो, तो ये पॉइंट जो है ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट हैं। अरे अगर कलर चेंज करके बात करूं, पिंक ले लेते हैं, बहुत टाइम्स पिंक नहीं लिया अपन ने। ये वाला पॉइंट, 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 अरे तो नॉर्मस इनफाइनाइट, अनंत, ये तो मैंने दूर दूर लिए हैं। अरे इसके पास चलो, और पास और पास और पास और पास और पास, ये तो सारे बिंदु क्या है, एक के ऊपर एक है, कॉमन है। तो लाइन अगर देखो, ध्यान से मेरे हाथ को देखना, देखना मेरे हाथ को देखो, लाइन अगर एक के ऊपर एक आ जाए, लाइन अगर एक के ऊपर एक ओवरलैप, क्या बोलते हैं इसको, अति व्यापित, क्या बोलते हैं इसको, अति व्यापित, एक नाम और होता है कोइंसिडेंट, एक नाम और होता है संपाती। तो रेखाएं अगर एक दूसरे पे संपाती हो जाएं, दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक आ जाएं, तो असंख्य, अपरिमित, अनंत क्या होंगे, अपने कॉमन हल आएंगे। इसलिए क्या बोला, बहुल हल, क्या बोला इसको, बहुल हल। तो यहाँ पे तो बहुत सारे आएंगे भैया, तो वही लिख देते हैं, जब दो रेखीय, जब दो रेखीय समीकरणों की दो रेखाएं एक के ऊपर एक या संपाती, इसको अपन अति व्यापति भी बोलते हैं, हो जाएं, तो अपरिमित, अपरिमित असंख्य हल अस्तित्व में होते हैं। When two straight lines of two linear equations are overlapping to each other, इसको अपन कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट, then infinite many solution exist. राइट right? तो आपको तीन कंडीशन दिखा दी मैंने। अगर दो लाइन किसी एक बिंदु पे कटती हैं तो हमको एक ही सॉल्यूशन मिलता है, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो लाइन एक के ऊपर एक आ गई, एक के ऊपर एक आ गई, अत्यधिक हो गई, तो हर पॉइंट ही कॉमन है, ये पॉइंट भी कॉमन है, ये पॉइंट भी कॉमन है, ये पॉइंट भी कॉमन है, ये पॉइंट, बहुत सारे अनंत पॉइंट कॉमन है, अनंत पॉइंट कॉमन है। इसलिए हमने कहा इसके अपरिमित अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे इसमें, अपरिमित अनंत, यहाँ पे मान लेना, अपरिमित अनंत हल अस्तित्व में होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और दो लाइन ऐसी हो गई कि पैरेलल आ गई, कभी नहीं काटेंगी,
अब पैरेलल आ गई, कभी नहीं काटेंगे, इसका मतलब कोई सोल्यूशन होगा नहीं। तो जब तक काटेंगे नहीं कोई कॉमन पॉइंट तो आएगा नहीं, कोई ऐसा बिंदु तो आएगा नहीं जो एक साथ दोनों को संतुष्ट करे। ऐसा पॉइंट तो यहाँ आएगा ही ना जो एक साथ दोनों को संतुष्ट करे। इसलिए ऐसे केस में क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको अपन, कोई हल अस्तित्व में नहीं है। तो ये अपने सामने जो तीन कंडीशन थी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे उम्मीद है कि चीज़ आपको याद होंगी। अब अगर थोड़ा बैक चलें, थोड़ा सा बैक चलें, ना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बैक चलें, तो आपने देखा था कि सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एक बार और बताओ, संगत और असंगत और बताओ। मैंने कहा बेटा अब समझना आराम से। मैंने कहा था चाहे सॉल्यूशन एक आए चाहे बहुत आए, सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो क्या है वो कंसिस्टेंट। आ हा भाई वाह, मजा आ गया। चाहे सॉल्यूशन एक आया अनेक आए, चाहे सॉल्यूशन यूनिक आया या मैनी आए, सॉल्यूशन आ तो रहा है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, जो एक साथ दोनों रेखाओं को संतुष्ट करे। ये बिंदु दोनों रेखाओं को संतुष्ट कर रहा है, ये बिंदु दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, बहुत सारे बिंदु दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने सॉल्यूशन है, बट कर तो रहे ना सेटिस्फाई। हल तो आ गया ना, हल आ गया तो कंसिस्टेंट। तो यूनिक सॉल्यूशन और मल्टीपल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, दोनों ही केस क्या आएंगे, कंसिस्टेंट। दोनों ही क्या है, संगत हैं, क्योंकि हल तो आ गया ना। तो जब हल आ गया तो संगतता आ गई, जब हल आ गया तो संगतता आ गई। हल यहां पर भी आया, हल यहां पर भी आया, इसलिए क्या है, मैनी सॉल्यूशन है, यहां पर यूनिक सॉल्यूशन है, पर सॉल्यूशन तो आया ना। ये दोनों कहलाएंगे कंसिस्टेंट। क्यों ना कलर का इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना कलर का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। ये कलर लेते हैं, ये दोनों कंडीशन कहलाएंगी कंसिस्टेंट, ये दोनों कहलाएंगी संगत। लेकिन यहां पर हल नहीं आया, ये वाली कंडीशन कहलाएगी इनकंसिस्टेंट, ये कहलाएगी असंगत या असंगतता। समझ में आ गया, अब पूरा दिख गया होगा आपको, है ना। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो तमाम चीजें समझ में भी आएंगी, और जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो और मजा भी आएगा, है ना, मजा भी आएगा इस चीज को। तो अब आप, तो थोड़ा सा ध्यान दिलवाऊं, थोड़ा सा आपसे मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊं, तो दो तीन बातें समझ चुके हो। क्या समझ चुके हो, एक तो ये कि भैया हम पढ़ रहे हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों में रेखीय समीकरणों का युग्म। दो चर मतलब एक्स वाई, या हो सकता है एक्स वन एक्स टू वगैरह समझा दिया ना, हो सकते हैं, है ना, ज़्यादातर एक्स वाई होते हैं। रेखीय समीकरण दो होंगी, इसलिए युग्म बोल रहे हैं उसको। हल करने का मतलब क्या है, एक्स वाई के ऐसे मान, एक्स वाई के ऐसी वैल्यूज जो एक साथ दोनों को संतुष्ट करे, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो एक तो ये समझ लिया अपन ने कि बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं। एक ये समझ लिया कि इनके नॉमनक्लेचर कैसे रहेंगे, इनके नामकरण क्या रहेंगे। ए वन, ए बी वन सी वन क्या है, वन का मतलब पहली समीकरण, ए मतलब एक्स का गुणांक, बी मतलब वाई का गुणांक, और सी मतलब ना एक्स है ना वाई, अचर पद है। टू का मतलब टू 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 का मतलब सेकंड समीकरण, तो ए टू का मतलब एक्स का गुणांक सेकंड समीकरण में, बी टू का मतलब वाई का गुणांक सेकंड समीकरण में, सी टू का मतलब अचर पद सेकंड समीकरण में। इस तरह से, है ना, नाम पढ़ना अपन को आ गया। दो तरीके लिखने के हैं, एक तरीका क्या है, समस्त पद लेफ्ट में राइट में जीरो, और एक तरीका क्या है, लेफ्ट में सारे वेरिएबल चर राशियां और राइट में अचर राशि यानी कॉन्स्टेंट। इसके बाद अपन ने सीख लिया कि भी किस तरह से पकड़ेंगे, ए वन बी वन सी वन कैसे देखेंगे, प्लस माइनस ध्यान रखना है। प्लस तो खैर नहीं लिखते, लेकिन माइनस का ध्यान रखना है। फिर अपन ने सीख लिया कि भी कंसिस्टेंट भी होते हैं, इनकंसिस्टेंट भी होते हैं। कंसिस्टेंट कब होते हैं, सोल्यूशन आए, सोल्यूशन कैसा आ सकता है, हो सकता है यूनिक, हो सकता है मल्टीपल, हो, सीख गए अपन। और इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन नहीं कब होगा, वो भी सीख गए अपन, लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, है ना, ये भी सीख गए अपन। बनाते कैसे हैं, ग्राफ पर लाइन कैसे बनती है, ये भी सीख गए अपन। हमेशा ग्राफ ग्राफ पे कोई भी लीनियर इक्वेशन हो टू वेरिएबल की, कोई भी दो चरों की रेखीय समीकरण हो, वो ग्राफ पर अंकित करने पर, ग्राफ पर प्लॉट करने में एक सरल रेखा के रूप में दिखाई देगी, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आपको दिखाई देगी। फिर ये सीख लिया कि भाई अद्वितीय हल का मतलब क्या है, देखने में कैसा लगता है। बहुल हल का मतलब क्या है, मल्टीपल सॉल्यूशन, या फिर अपन बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कुछ बुक्स बोलती हैं मल्टीपल सॉल्यूशन, जो मैंने यहाँ लिखा है, कुछ बुक्स बोलती हैं क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैं भी लिख देता हूँ।
ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने। अपरिमित कौन से अपने अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये भी सीख गए अपन। अब मैंने एग्जाम्पल लेके बात की आपसे ताकि वो सारी बातें जो मैंने कही उनको अपन समराइज कर सकें, तो तमाम बातें अपन ने बोली उसको अपन समराइज करके समझ सकें भी हुआ क्या। तो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, आपको दिख रहे होंगे 1 2 3। ये अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिए हैं अपन ने, बस उसको आपके सामने पूरा करूंगा तो हर चीज़ पता लगेगी किस तरह से कोई चीज़ बोलते हैं अपन, क्या करते हैं, है ना। कोई एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी का है, बस समझते हैं अपन अपने आंखों के सामने है। तो मैंने लिए रेखा युग्म, पेयर ऑफ लाइंस। भाई पहला उदाहरण में भी दो, यानी कि एक पेयर है। दूसरे उदाहरण में भी दो रेखीय समीकरण है, एक पेयर है। तीसरे उदाहरण में भी दो रेखीय समीकरण है, एक पेयर है। तीनों उदाहरणों में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यानी कि रेखीय समीकरण युग्म है। अब मैंने कहा ढूंढो उसमें A1 और A2 क्या है, तो मैंने कहा था A1 क्या होता है, बताओ बच्चों। A1 क्या होता है? A1 होता है पहली समीकरण में x का गुणांक, तो वो है 2 डिवाइड बाय A2, दूसरी समीकरण में ऐसा गुणांक कौन है बेटा? 3। समझ में आ गया? अब इससे और ढंग समझ में आएगा आपके, मतलब लिखा लिखा है नहीं, आपके सामने भरूंगा टोटल टेबल, आपके सामने फुल टेबल बनाऊंगा, तो तमाम चीजें जो आपने थ्योरी में पढ़ी वो और ढंग से क्लियर होंगी। तो A1 कौन होगा? 1 का मतलब पहली समीकरण का x का गुणांक, 1 का मतलब पहली समीकरण, और A का मतलब x का गुणांक। पहली समीकरण में x साथ कौन चिपका हुआ है? प्लस का 2, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिख दो। A2 मतलब सेकंड समीकरण में x से कौन चिपका हुआ है? सेकंड समीकरण में x से चिपका हुआ है 3, प्लस का है तो लिखने की जरूरत नहीं, 2/3, खत्म हो गया। B1/B2, 1 का मतलब पहली समीकरण, 2 का मतलब सेकंड समीकरण, और है B मतलब y का गुणांक। पहली समीकरण में y का गुणांक है -4 अपॉन, दूसरी में कौन है? प्लस का 4। पहली में C1 कौन है? 0। C2 कौन है? 20। बहुत सही, अति उत्तम। आपने सर तुलना करो, तो आपको एक नियम बता रहा हूं। अगर आपके A1/A2 B1/B2 C की जरूरत ही नहीं है, अगर ये अनइक्वल हो गए, अब आप देखो कि 2/3 अनइक्वल है -4/4 के। कट रहा, मैं काट नहीं रहा, मैं तो मुझे रेशो दिखाना है ना, क्योंकि ये किसी हालत में बराबर नहीं है। वैसे भी एक धनात्मक ऋणात्मक है, बराबर नहीं है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, इसके ग्राफीय निरूपण में आपको क्या मिलेगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी आपको? इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी, जो आपको मैंने बताई थी यहाँ पर। ये हैं कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। तो अगर A1/A2, तो ये ध्यान रखना, ये जो लिखने जा रहा हूं मैं, ये आपके नियम बन जाएंगे आगे जाके। अभी तो मैं ग्राफ में शो कर रहा हूँ, ये टेबल बना के, और बाद में आपके नियम बन जाएंगे। और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग है एक पॉइंट पर, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? अद्वितीय हल आएगा। अद्वितीय हल आएगा, या एकल हल आएगा। एक ही हल आएगा। एकल हल कहाँ था? मैंने कहा ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक ही हल आएगा। ये वाला पॉइंट जो है ना, जो दोनों से संतुष्ट कर रहा है, बस यही पॉइंट अपना हल आएगा, और कोई हल नहीं आएगा। कब पता लगेगा? जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब आओ सेकंड वाली पे, वही निकाल रहा हूं। इस कॉलम में क्या चल रहा है? A1/B2, A1/A2। इस कॉलम में क्या चल रहा है? B1/B2। इस कॉलम में क्या चल रहा है? C1/C2। यहाँ पर तुलना करूंगा अपने इन अनुपातों की, और यहाँ बताऊंगा कि वो दिखने में कैसे होंगे और कहते क्या हैं। A1 कौन है? 2। B1 A2 कौन है? 4। A1/A2, A1 मतलब पहली समीकरण में x का गुणांक 2 है, दूसरी समीकरण में x का गुणांक 4 है, 2/4। हालांकि 1/2 है, वो देखेंगे, पर जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व कर लेंगे इक्वल टू करके। चलो 1/2 आ रहा है, लिख लेते हैं। यहाँ तो इसलिए काटा कि एक धनात्मक नेगेटिव जरूरत नहीं थी, मुझे पता है अलग होंगे। यहाँ तो खैर पॉजिटिव है सारे।
3/6 कितना है बेटा? 3/6 कितना है? 3/6, 3/6, अरे ये भी हाफ है। फिर तीसरा कौन सा है? C1/C2, C1 है 9, C2 है 18, अरे ये भी हाफ, अरे हाफ हाफ हाफ, यानी कि कौन सा आ रहा है ये? A1/A2 इजगल टू B1/B2 इजगल टू C1/C2, क्योंकि आधा इजगल टू आधा इजगल टू आधा, ऐसे चीजें होती हैं संपाती रेखाएं, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, या अतिव्यापित बोलो, कुछ ही बोलो, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब एक के ऊपर एक रेखाएं, और एक के ऊपर रेखाएं, अरे भैया एक के ऊपर रेखाएं तो क्या होती हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जब तीनों अनुपात बराबर हों, जब तीनों अनुपात बराबर हों तो कौन सी लाइन मिलती है? जो दिखाया भी था, तीनों बराबर हैं तो भाई एक के ऊपर एक लाइन एक ही हो जाएंगी, एक के ऊपर एक आ जाएंगी, तो बहुत सारे अपने हल होंगे। तीसरा और आखिरी, A1 कौन है? A1 क्या होता है? पहली समीकरण में x का गुणांक, कुछ लिखा नहीं तो एक होता है, कुछ लिखा है एक तो है ही ना, तो यहाँ पर है एक अपॉन A2, A2 है 2, ठीक है साहब, यहाँ है 2 अपॉन 4, सॉल्व करेंगे तो आधा, ये भी आधा चल रहा है, ये भी आधा चल रहा है, ये 4/12, C1 तो 4 है, C1 4 है, और C2 कितना है? 12 है, 4/12, 1/3, ये ऐसा आ रहा है A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, लेकिन वो C अलग आ गया। क्या आ गया? C अलग, देख लो आप, A1/A2 B1/B2 बराबर है, वो अलग आ गया, ऐसे केस, क्योंकि आप देख रहे हो कि हाफ इजगल टू हाफ बट नॉट इक्वल टू 1/3, ऐसे केस में मिलती हैं अपन को पैरेलल लाइंस। क्या मिलती हैं? पैरेलल लाइंस मिलती हैं। ऐसे केस में अपन को समांतर रेखाएं मिलती हैं, और समांतर रेखाएं आ जाएं तो अभी पिछले स्क्रीन पर देखा था, नो सॉल्यूशन। क्या आता है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो देखो, अपन ने एग्जाम्पल लिया है ना, हमने एग्जाम्पल लिया, और आप एग्जाम्पल लेके तीनों चीजें समझ ली, और आगे जाके ये तीन जो यहाँ लिखा है मैंने कंपेरिजन, ये नियम बन जाएंगे। मतलब दोनों रेखाओं के ए और बी बराबर नहीं है, एक हल आएगा ओनली। दोनों रेखाओं के ए का अनुपात बी का अनुपात बराबर नहीं है, एकल हल आएगा, ये दिखा भी दिया और बता भी दिया। तीनों अनुपात बराबर है, ए का अनुपात, बी का अनुपात, सी का अनुपात, इसका मतलब हर चीज बराबर है तो एक के ऊपर एक आएंगी। हर चीज बराबर है, ए का अनुपात, बी का अनुपात, सी का अनुपात, तो इस लाइन एक ही होंगी, एक के ऊपर एक आएंगी, एक के ऊपर एक आएंगी, तो हर पॉइंट कॉमन है। लाइन एक के ऊपर एक है तो ये सब पॉइंट कॉमन है, तो मनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन। और अगर ए और बी के अनुपात बराबर हैं लेकिन सी अलग है, ए और बी के अनुपात बराबर है लेकिन सी अलग है, इसका मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। इसका मतलब लाइंस क्या है भाई साहब? लाइंस क्या है? पैरेलल हैं, समांतर हैं, और समांतर लाइन है तो कोई भी हल मौजूद नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है इस टेबल से और यहाँ जो मैंने बताया उससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट, काफ़ी फंडामेंटल क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से अपन समझते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, है मैनी सॉल्यूशन आएगा, और नो सॉल्यूशन आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन आ गया चाहे यूनिक हो चाहे बहुल हो तो बोलते हैं कंसिस्टेंट, यानी संगत निकाय है। सॉल्यूशन नहीं आया, ये जो थर्ड वाला केस है, ये वाला जो केस है, ये वाला नो सॉल्यूशन वाला, कि भैया अपना सॉल्यूशन आया ही नहीं, तो बोलते हैं क्या? असंगत। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको अपन? इनकंसिस्टेंट सिस्टम।